नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर्ड इंडिया पे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 3 एनसीईआरटी हिस्ट्री मानचित्र के साथ, और वो भी हिंदी में। जो अध्याय आज हम पढ़ने वाले हैं उस अध्याय का नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। अर्थात जो आरंभिक मानव थे वह भोजन का उत्पादन कैसे करते थे और उनका संग्रह कैसे करते थे, उनके बीच का पूरा प्रोसेस क्या था उसको हम समझेंगे। और सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आज कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह डिस्कस करेंगे कि बचने की प्रक्रिया क्या थी। ठीक है, जो आरंभिक मानव थे उनकी बचने की प्रक्रिया क्या थी। फिर समझेंगे जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, अर्थात जो जानवर थे वह किस प्रकार से आरंभिक मानव के लिए खाद्य भंडार के रूप में सहायक थे। उसके बाद देखेंगे अनाज और हड्डियाँ पूरा स्थल, अर्थात कौन से अनाज व किस प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ किस स्थान पर पाई गई। उसके बाद हम समझेंगे रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति एवं जनजाति। इसमें हम यह जानेंगे कि सभ्यता, संस्कृति एवं जनजाति की परिभाषाएं क्या होती हैं, या फिर हम सभ्यता, संस्कृति एवं जनजाति कहते किसे हैं। और दो मुख्य पुरा स्थल हैं, मेहरगढ़ एवं दाउजली हेडिंग। इन दोनों की क्या विशेषताएं थी या फिर क्या विशेषताएं हैं, और अंत्योष्टि संस्कार क्या होता है ये भी हम जानेंगे। फिर अन्यत्र, फिर मानचित्र विश्लेषण, और अंत में अध्याय के उन तथ्यों को जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए अब हम समझते हैं बचने की प्रक्रिया। बचने की प्रक्रिया करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ये लोग उन्हीं जानवरों को प्रजनन के लिए चुनते थे जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे दोनों ही जंगली जानवरों तथा जंगली पौधों से अलग होते हैं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। तो यदि आपसे कोई यह प्रश्न पूछता है कि बचने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, तो आप बता सकते हैं कि आज से करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्वप्रथम नगरों का विकास कब हुआ था, तो आप क्या जवाब देंगे? 4700 वर्ष पूर्व। और कहाँ पे हुआ था? तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे। ये पहले ही अध्याय में है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को ही बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। तो देखिए, पौधे उगाने के लिए एक जगह अस्थायी निवास होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही दिन में पौधा तो उग नहीं जाएगा। उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, जानवरों से रक्षा करनी पड़ेगी। इसके लिए आरंभिक मानव ने अपना एक अस्थायी निवास, एक अस्थायी घर बनाया ताकि वह आसानी से पौधे उगा सकें और उनको जानवरों से, जो जंगली जानवर होते हैं या फिर जो भी नुकसान पहुंचाने वाले जानवर हैं, उनसे उन पौधों की रक्षा कर सकें। और साथ ही जानवरों को भी लगे पालने जो अहिंसक होते थे, जैसे कुत्ता हो गया, बकरी, गाय, भैंस, इन प्रकार के अहिंसक जानवरों को लगे पालने। अब हम समझते हैं कि आरंभिक मानव के लिए जो जानवर थे वह किस प्रकार से चलते फिरते खाद्य भंडार के रूप में सहायक थे। तो देखिए, जानवर से हमें दूध भी प्राप्त होता है जो कि भोजन का एक अच्छा स्रोत है। और यही नहीं, जानवर से हमें मांस भी मिलता है जो ये भी भोजन का एक अच्छा स्रोत है। तो इसीलिए कहा गया कि जो पशुपालन था वो आरंभिक मानव के लिए भोजन का एक भंडारण करने का तरीका था। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से पुरा स्थल से हमें अनाज व फिर जानवरों की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान नगर के पास है मेहरगढ़, और वहाँ से हमें गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, इस प्रकार के अवशेष प्राप्त हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के कोल्डीवा में चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। और फिर उत्तर प्रदेश में ही महागढ़ा में हमें चावल और मिट्टी पर खुरों के निशान प्राप्त हैं मवेशियों के। उसके बाद से देखते हैं कि आधुनिक कश्मीर में गुफक्राल में गेहूं और दलहन का अवशेष पाया गया। फिर आधुनिक कश्मीर में ही बुरजहोम में गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और साथ ही गरतावेश भी यहीं पाया गया। और देखिए, आधुनिक बिहार के चिराग, जो कि सब इस समय सारण जिले में है, जिसे हम लोग छपरा के नाम से जानते हैं, वहाँ से हमें गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हल्लूर, यहाँ से ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर। और पय्यमपल्ली से हमें काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सुअर।
देखिए इसमें एक मिस्टेक है, जो हल्लूर और पय्यमपल्ली है यह एनसीईआरटी में दिखाया गया कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में है, जबकि हल्लूर है कर्नाटक में और पय्यमपल्ली है तमिलनाडु में। तो इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे सभ्यता किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं एवं जनजाति किसे कहते हैं। तो देखिए अधिकांशतः परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह को हम क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। अर्थात जब बहुत सारे परिवार एक दूसरे से संबंधित हो तो उस पूरे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, जनजाति कहते हैं। अब देखिए संस्कृति एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित स्थल पर ये पाए जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, संस्कृति कहलाते हैं। और देखिए जो संस्कृति है यदि यह विस्तृत भू क्षेत्र पर यदि एक समान पाई गई, मतलब एक ही संस्कृति बहुत विस्तृत भू क्षेत्रों पर फैली हुई है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सभ्यता कहेंगे। अब हम समझते हैं दो महत्वपूर्ण पुरास्थल मेहरगढ़ एवं दाउजली हेडिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं अंत्योष्टि संस्कार होते क्या हैं। चूँकि मेहरगढ़ में जो आरंभिक मानव रहते थे उनको अंत्योष्टि संस्कार का ज्ञान था। तो देखिए जो हमारे संस्कार होते हैं वह 16 संस्कार होते हैं। जिस प्रकार विवाह 8 प्रकार के होते हैं, एक ब्रह्म विवाह, एक दैव विवाह, फिर आर्य विवाह, फिर प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, उसी प्रकार हमारे संस्कार भी कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो 16 संस्कार में जो हमारा 16वां संस्कार होता है वह होता है अंत्योष्टि संस्कार, और जो हमारा प्रथम संस्कार होता है वह होता है गर्भाधान संस्कार, और फिर होता है पुंसवन संस्कार, फिर होता है हमारा सीमंतोन्नयन संस्कार, फिर जात कर्माता, फिर नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कड़छेदन, विधारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, और अंतिम में हमारा है अंत्योष्टि संस्कार। अंत्योष्टि संस्कार के अंतर्गत ये किया जाता है किसी भी मृत मानव का विधि पूर्वक अंतिम दाह करते हैं। अब देखते हैं मेहरगढ़। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ में सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। इसके अलावा यहाँ पर चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। यहाँ के लोगों को अंत्योष्टि संस्कार का ज्ञान था। तो देखिए जो मेहरगढ़ था वहाँ से हमें जो घरों के अवशेष मिल रहे हैं उससे पता चला है कि उस समय के जो घर थे वो आयताकार होते थे या फिर चौकोर होते थे, और प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे होते थे। अब हम देखते हैं दाओजली हेडिंग। यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यह जेडाइट पत्थर भी मिला है। यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से कास्टम उसे कहते हैं जो लकड़ी बहुत पुराना हो और सूख के पत्थर हो गया हो, उसे हम लोग कहते हैं कास्टम के औजार और बर्तन भी मिले हैं। तो दाउजली अभी हम मैप में समझेंगे कि दाउजली कहाँ पे स्थित है और किस प्रकार से चीन और म्यांमार की रास्तों में वह पड़ता है। अब हम जानेंगे अन्यत्र। तो देखिए नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में चताल युग जो कि तुर्की में है, यह बहुत ही प्रसिद्ध था। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चमकम पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। बगल की आप मानचित्र में देख सकते हैं कि तुर्की के बगल में नीचे की तरफ सीरिया है, इराक है, बगल में ईरान है, आर्मेनिया है, ऊपर ब्लैक सी है अर्थात काला सागर। वही मानचित्र विश्लेषण के अंतर्गत हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि वहाँ पे लाल सागर तुर्की से किस दिशा में है, या फिर हमारा सीरिया कैसे है, इराक किधर है, ईरान किधर है। मानचित्र विश्लेषण में हम लोग इसको अलग से डिस्कस करेंगे। आइए अब मैप की सहायता से देखते हैं कि तुर्की कहाँ पे है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुर्की। अब देखिए सऊदी अरब और इजिप्ट और इरिट्रिया के बीच में है लाल सागर अर्थात रेड सी। अब आपको शो हो रहा होगा रेड सी, दिख रहा है अच्छे से। ये हमारा रेड जो कि सऊदी अरब और इजिप्ट और इरिट्रिया के बीच में है। अब देखिए हमारा सीरिया यहाँ पे, और इसके जस्ट बगल में हमारा है तुर्की जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और फिर इराक भी है इसी के बगल में, और हमारा इजराइल जो कि अभी ताज़ा विवाद चल रहा है, लेबनान है, जॉर्डन है। तो इस प्रकार आपको अब समझ में अच्छे से आ गया होगा कि तुर्की कहाँ पे स्थित है।
हम देखते हैं दार्जिलिंग हेडिंग कहाँ पे स्थित है। यह भारत के असम राज्य में स्थित है। तो इसको अभी जैसे ही जूम किया जाएगा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखिए, अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कहाँ पे है। ठीक है, जैसे इसको और थोड़ा दूर हटा जाएगा आपको दिख जाएगा अच्छे से। तो देखिए भारत के किस दिशा में स्थित है, जहाँ से चीन वगैरह नज़दीक पड़ता है। आइए एक बार फिर मानचित्र से समझते हैं कि मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है और दार्जिलिंग हेडिंग कहाँ पे स्थित है। तो आपको जो सबसे पहला मैप दिख रहा है इसके अंतर्गत ये मेहरगढ़ दिख रहा है, ऊपर हड़प्पा दिख रहा है, फिर नीचे मोहनजोदाड़ो और फिर लोथल दिख रहा है। तो ये मेहरगढ़ है, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर के पास है। ठीक है, उधर देखिए दार्जिलिंग हेडिंग यह आसाम में है, और यहाँ से ही उस समय प्राचीन काल में यहीं से मानव चीन की तरफ या फिर म्यांमार की तरफ यात्रा करते थे। तो आपको अब दार्जिलिंग हेडिंग दिख गया अच्छे से। और फिर मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। अब हम अध्याय के उन तथ्यों को समझते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए आपसे भी पूछा जा सकता है कि बुर्ज पुरा स्थल कहाँ स्थित है, तो कश्मीर में स्थित है। मेहरगढ़ किस दर्रा के निकट स्थित है, तो बोलन दर्रा के निकट स्थित है। कोल्डिवा कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पर स्थित एक पुरा स्थल का नाम बताइए, तो दार्जिलिंग हेडिंग। मेहरगढ़ से प्राप्त घरों का आकार कैसा था, तो चौकोर एवं आयतकार था। और एक और विशेषता थी घरों की कि प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे थे। ये जो 4-5 आपको तथ्य दिख रहे हैं यह प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।